हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 16 क्वेश्चन, टॉप 16 क्वेश्चन की। तो उस सीरीज की आज सेकंड क्लास है और मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसने पहली क्लास नहीं देखी है ना, वो जाकर पहली क्लास देखना और उसके बाद ये क्लास देखना। बट जरूरी नहीं है ऐसा आप वो देखो, आप इस वीडियो पर आया तो इस लेक्चर को पहले अटेंड करो, लेकिन वो वाली क्लास जाकर जरूर देखना। आई बटन पे पॉप अप होकर लिंक आ गया होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो क्वेश्चन है इनकी कंप्लीट पीडीएफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। क्या? कंप्लीट पीडीएफ सॉल्यूशन। ठीक है, जिसके लिए आपको पे करना होगा, बहुत ही कम फीस। कितना का बताओ? 10 ईयर ही नहीं आएगा जितने में तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, 10 ईयर लोगे 150 रुपये पड़ेगा, मैं आपको बहुत कम में दे दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, क्यों? रीजन है कि मैंने पिछली साल भी मैंने आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दी थी, फ्री में नोट्स दिए थे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, वीडियोस को टिल द एंड वॉच नहीं किया और पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लिया, पढ़ के आगे और वो फेल हो गए। वही बच्चे आए हैं यहाँ पर। ठीक है, वो बच्चे फेल हो गए जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है। तो इसलिए क्योंकि आप लोगों को नहीं है कदर फ्री की चीज़ों की, तो पे करना पड़ेगा, इसलिए ताकि आप लोग कदर कर सको एटलीस्ट टीचर की, नहीं तो टीचर के मेहनत की। समझ में बात? तो चलिए, आज के लेक्चर में हम आपके साथ में ना क्वेश्चन कौन कौन से, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं, ये पढ़ेंगे। दूसरा, एक या दो क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि फिक्स्ड रहते हैं आपके। क्या है? जो कि फिक्स्ड क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल तो पूछा जाना है, मतलब पूछा जाना फिक्स्ड क्वेश्चन है, जहाँ की अगर अभी के अकॉर्डिंग देखे तो हो सकता है वो 18.5 मार्क्स का आए, उसके साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन आ जाए, या फिर हो सकता है पिछले साल के अकॉर्डिंग देखे तो 15 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले अगर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर किसके बारे में, मुद्रा, मनी के बारे में। मनी के बारे, मनी सीख रहे हैं कि भैया मनी क्या होती है। टॉपिक क्या है हमारा आज का? मनी के बारे में हम सीख रहे हैं यहां पर। ठीक है, टॉपिक नहीं, क्वेश्चन है पूरा। मनी मींस मुद्रा। मुद्रा के बारे में आप क्या बोलोगे? सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि मुद्रा भाई वो है जिसके बदले में आपने कुछ चीज दी और उसके बदले में आपको कोई चीज मिल गई। ठीक है, जैसे मेरे को ब्लैक पेन चाहिए, ब्लैक मार्कर चाहिए और मेरे पास ब्लू मार्कर है, मैंने ब्लू मार्कर इसको दिया और ब्लैक मार्कर इससे ले लिया, तो ये जो एक्सचेंज हुआ ये मेरे लिए मुद्रा होगी, क्योंकि मैंने इसको देकर इसको खरीद लिया, ये मेरे लिए मुद्रा है। अगर हम पहले की टाइम की बात करें तो ये जो डेफिनेशन मैंने बताई आपको, ये पहले के टाइम की बात थी, लेकिन अब के टाइम के आपको पता है कि मुद्रा क्या होती है, जिसके अंदर आपके आरबीआई के थ्रू जो सिक्के और नोट होते हैं वो होते हैं मुद्रा। ठीक है, जिनका आदान प्रदान करके आप लोग सर्विसेज और वस्तुएं खरीद सकते हो, खरीद या बेच सकते हो। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बता दूं, जो मुद्रा है उसका मेन कार्य क्या होता है? एक्सचेंज करना। क्या करना? एक्सचेंज करना। कि आपने मुद्रा दी, पैसे दिए, पैसे देके कुछ खरीद लिया, एक्सचेंज कहलाता है मुद्रा। ठीक है, आइए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पेपर में क्या लिखनी है। बोला है मुद्रा से तात्पर्य किसी विशेष देश या क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली मुद्रा प्रणाली से। इसमें सिक्के और बैंकों द्वारा, बैंक नोट दोनों शामिल है, जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और वस्तु और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रसारित होते हैं। वस्तु और सेवा के विनिमय यानी आपने पैसे दे दिए, पैसे दिए उसके बदले में आपको सर्विस मिली, आपने पैसे दिए उसके बदले में आपको वस्तु मिली, ये कहलाता विनिमय यानी एक्सचेंज। ठीक है, आइए मुद्रा के अगर हम कार्य पढ़ते हैं कि मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। अगर फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि भैया अगर मैं आपको 12th की क्लास के, अगर 12th 11th की क्लास की अगर मैं आपको बात करूं, जब 12th 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने मन विनिमय का माध्यम उसमें पढ़ा होगा कि भैया आपके पास में है दो भैंस। क्या है? आपके पास में दो भैंस है और एक गाय है। ठीक है, और आपको किस चीज की जरूरत है? घोड़े की। आपको घोड़े की जरूरत है और कोई आदमी है जिसके पास में 3 घोड़े हैं।
3 घोड़े हैं। क्या है? 3 घोड़े हैं। आपने क्या किया, विनिमय का माध्यम वहां पर क्या हुआ, पहले के टाइम पे विनिमय का माध्यम कैसे हुआ था कि भैया आपको घोड़े की जरूरत है, तो ठीक है, उस आप बोलो कि यार मेरे से ना एक गाय और भैंस ले लो और मुझे घोड़े दे दो, तो ये क्या करेगा, आपने इसको अपनी भैंस और गाय दे दी और इसने आपको अपने घोड़े दे दिए, तो विनिमय का माध्यम कहलाता। तो उस टाइम पर ये मुद्रा होती थी। जैसे मैं बोलूं गेहूं चावल, क्या, गेहूं और चावल, आपके पास में गेहूं है, एक पर्सन के पास में चावल है, आपको चावल खाने हैं, ठीक है, आपको चावल खाने और उसको गेहूं खाने, आपने उसको गेहूं दे दिए, उसने आपको चावल दे दिए, सिंपल, ये कहलाता है विनिमय। ठीक है, ये कहलाता है विनिमय, डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां पर। आइए अगला पॉइंट है खाते की इकाई। क्या है? खाते की इकाई मतलब बैंक यूनिट, बैंक के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो खाते की इकाई। आइए अगला पॉइंट क्या है यहां पर, खाते की इकाई। क्या बोला है इसके अंदर, पहले पढ़ते हैं। हाँ, मुद्रा वस्तु और सेवाओं के मूल्य को व्यक्त करने के लिए एक मानक उपाय प्रदान करती है। खाते की इकाई का मतलब है कि भैया आप कुछ भी सामान खरीदते हो, कुछ भी सामान खरीदते हो, उसके ऊपर एक ना एक क्वांटिटी, एक इकाई लिखी होती है, एक प्राइस लिखा होता है, एंड दैट्स मीन्स खाते की इकाई। इसका यही मतलब है कि उसका मतलब होता है खाते की इकाई, कि भाई आप कुछ भी चीज खरीद रहे हो, कोई सर्विस खरीद रहे हो, कोई वस्तु खरीद रहे हो, उसका कोई ना कोई मूल्य जरूर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप पैसा दोगे। फिर आप सोचोगे यार नहीं, क्या आजकल क्या करते हैं, बार्गेनिंग, बार्गेनिंग, यार ये तो इतने का, मुझे वहां इतने का मिल रहा है, भैया ऐसा करो ना, आप इतने का दे दो ना मुझे प्लीज ना, आप इतना लगा लो, कोई नहीं ना आपकी ना मेरी, चलो 500 में टन करते ले जाओ, ऐसे। तो ये एक क्या है, मूल्य फिक्स कर दिया जाता है इनका यहाँ पर, ठीक है। जैसे दोबारा पढ़ लो, समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ लो। धन, मुद्रा वस्तु और सेवाओं के मूल्य को व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, मुद्रा क्या करती है, वस्तु और सेवा के मूल्य को व्यक्त करती है, ये बोला मैंने ना, व्यक्त करती है, करने के लिए एक मानक उपाय प्रदान किया जाता है। भाई हमारे पास में अगर मुद्रा है तो हमने बोला क्या ये वस्तु चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, एक काम करो 500 रुपए का दो और ले जाओ, 500 रुपए का दो और ले जाओ। अगर उसके पास में मुद्रा है, उसने आपको 500 रुपए दिए, आपने उसको अपनी कोई चीज दे दी जो उसे चाहिए, सिंपल सी बात, ये खत्म बात, ठीक है। मूल्य संचय, मूल्य संचय का मतलब होता है स्टोर करके रखना, मूल्य को लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। क्या मतलब है इसके लिए, हाँ सॉरी, पॉइंट लिखना भूलिए, पहले पॉइंट लिख देता हूं। क्या है मूल्य संचय, मूल्य संचय, मूल्य संचय का मतलब क्या होता है कि भैया आप मान के, मैं मान के चलूं कि भैया आपकी मंथली इनकम मान लो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, जिसके अंदर आपने 50,000 रुपए तो खर्चा कर दिया, ठीक है, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए अपनी ईएमआई, कोई होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, आपने ईएमआई पे कर दी, बचे आपके पास 20,000 रुपए। आप लोग सोचोगे कि यार भविष्य मुझे खाने के लिए, क्या पता कोई महामारी आ जाए, क्या पता कोई मंदी का दौर आ जाए, क्या पता मुद्रास्फीति आ जाए, तो क्या करेगा, सोचेगा क्या पता है मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, मेरे शादी के लिए, किस चीज के लिए काम आए, तो वो क्या करेगा, 20,000 रुपए का संचय करके रखेगा, मीन्स बचत करेगा। संचय का मतलब होता है स्टॉक, स्टोर करके रखना, स्टोर करके रखना, बचा के रखना, यानी बचत करना, सिंपल सी बात समझ में आई, बचत करना। आइए बात करते हैं आगे, और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, एक और कार्य देखते हैं। और कार्य क्या है, अस्थगित भुगतान का मानक क्या है, मतलब समझो, पहला, पैसा ऐसे लेन देन को अनुमानित देता है जिसमें भुगतान को भविष्य की तारीख के लिए स्थगित किया जा सकता है। मीन्स ईएमआई, यार आपने कोई चीज ईएमआई पे ली, पैसा आपने उस अपने लिए स्टोर कर लिया कि यार इस डेट पर मुझे इसका भुगतान करना, ठीक है, मैं इसके लिए रख लेता हूं, बाकी इसको बाद में पे कर दूंगा जब इसकी ईएमआई की डेट आएगी, है ना। आइए अगला पॉइंट है मूल्य का मानक। मूल्य का मानक क्या मतलब है, संपत्ति या देनदारियों के मूल्य का आकलन करने के लिए पैसा एक मानक उपाय प्रदान करता है। बिल्कुल भाई, देखो आपके पास में संपत्ति है या फिर आपके पास में देनदारी है, मैं बात कर रहा हूं किसके, क्या है, मूल्य का मानक।
इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। भाई आपके पास में संपत्ति है या फिर आप किसी को पैसे देनदारी है, मतलब आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर लायबिलिटीज है, आपके ऊपर लायबिलिटीज है, आपके ऊपर कर्जा है और आपके पास में संपत्ति है, आप उनको बेचना चाहते हो, उनको देना चाहते हो, तो उसके लिए मुद्रा तो होनी चाहिए ही चाहिए ना। बिना पैसों के आप कैसे पे करोगे? जैसे आपके पास में भाई संपत्ति है कोई, मान के चलो आपके पास में कोई लैंड है, आपके पास में लैंड है जिसकी कीमत मैं मान के चलता हूं 10 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख रुपए है, और किसी अदर पर्सन को इसकी जरूरत है, किसी अदर पर्सन को इसकी जरूरत है, बट उस पर्सन के पास में क्या होनी चाहिए? मनी होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए। तो वो सोचेगा यार कि मेरे पास में तो संपत्ति है, मैं 10 लाख रुपए में आराम से बेच सकता हूँ, हालांकि इसने मान के चलो कि इसने 8 लाख रुपए में ही खरीदी हो, बट 2 लाख रुपए वो अपना यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसको 10 लाख रुपए में वो पे कर देगा, बट उसके पास क्या होनी चाहिए? मुद्रा, मनी होनी चाहिए। यही बात यहाँ पर बोली गई है कि मूल्य का मानक मतलब क्या है? संपत्ति और देनदारियों के मूल्य का आकलन, मतलब इनका आकलन, संपत्ति या देनदारी, इनका आकलन कैसे किया जाएगा? पैसों के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? पैसों से, है ना, इनका किया जाएगा। चलिए ठीक है। मानक उपाय है, अगर हम बोले कि निवेशक और व्यवसाय वित्तीय साधनों, परिसंपत्ति और ऋणों के मूल्य का आकलन करने के लिए पैसे का उपाय एक मानक रूप में, बिल्कुल, निवेशक भाई निवेश को कर रहा है, मान लो ज्यादातर आज के टाइम पे देखो क्या होता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना तो पैसों में डील कर रहा है, डायरेक्ट कह रहा है कि यार ये स्टॉक अच्छा है, इस स्टॉक को खरीद लेता हूं। उसने क्या किया? स्टॉक खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया मतलब उसके अंदर उसने पैसे लगा दिए अपने, मान के चलो मैंने 10,000 रुपए एक स्टॉक के अंदर लगा दिए, मान के चलो उसने अपने 10,000 रुपए एक स्टॉक के अंदर लगा दिए, तो जो इन्वेस्टर है, क्या कह रहा हूं मैं, जो इन्वेस्टर है उसके लिए बिल्कुल सटीक वैल्यू क्या होगी पैसों की? स्टॉक में इन्वेस्ट करना, यानी पैसा उसके पास में होना चाहिए तभी भी स्टॉक कर पाएगा। ऐसी संपत्ति है आपके पास में, संपत्ति को आप अगर बेचना चाहते हो तो आपके लिए पैसा होना चाहिए, संपत्ति को अगर खरीदना चाहते हो तो आपके पास में पैसा होना चाहिए। तो ये पैसे मुद्रा के कार्य मैंने आपको बता दिए जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए, और ये मैं पहले बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन मुद्रा या मुद्रा के कार्य, ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, 100% हर साल पेपर में पूछा जाता है, तो इस साल भी हो सकता है आपका जो बैक का एग्जाम है उसके अंदर पूछा जाए। आइए और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा मैं, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, यानी मैं बात कर रहा हूं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के, जो एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है और पक्का आना है, मतलब आना है आपकी, ठीक है। चलिए, मतलब इसके अंदर आपको उपभोग फलन निकालना है। उपभोग फलन एक मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बट उपभोग फलन, इन्वेस्टमेंट या इनकम, इसको अलग तरीके से कैलकुलेट करने का हमारे पास में फॉर्मूला होता है, और एग्जामिनर हमारे सामने कुछ कंडीशंस रख देता है और उन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हमें उपभोग फलन या फिर इनकम, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं, वो हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके लिए पास में बात करूं इनकम, तो फॉर्मूला क्या है? वाई इनकम दिखा रहा है, सी कंजप्शन है, प्लस आई इन्वेस्टमेंट है, और जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। सिंपल सी बात, समझ में आई? तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में गांठ मार लो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। अब फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है, जिसके अंदर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास में भैया आई, जी, और क्या है आपके पास में टी। आई आपके पास में 100 करोड़, आई आपके पास में 100 करोड़, ठीक है, और जी गवर्नमेंट है आपके पास में 150 करोड़, ठीक है, और टी आपके पास में अगेन 100 करोड़, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे बोलूं कि बाय डिफॉल्टर, मैं आपसे बोलना चाहता हूं एक चीज कि या तो एग्जाम में सीक की वैल्यू कोई दी होगी, अगर नहीं दी होती है, अगर सी की वैल्यू नहीं दी होती है तो सी का मान आपको रखना है 100 प्लस 0.6
इंटू वाई, ये आपको सी का मान हमेशा रखना है। एग्जाम में वैसे दिया तो जाएगा, वैसे अगर नहीं दिया जाता है ना तब आपको ये कंडीशन रखनी है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है और अपना आंसर निकल कर आ जाएगा और आपके 15 या फिर 18.5 मार्क्स जो कि आपके फिक्स्ड हो जाएंगे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर कुछ चीजों के बारे में। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आप इधर आ जाओ, सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसी वाले पेन से ले लेता हूँ सॉल्यूशन। y इक्वल्स टू, हमारे पास में c क्या है, हमारे पास में c रखनी है ये वाली वैल्यू, c क्या है ये वाली वैल्यू, इसको पुट करी 100 प्लस 0.6। अब y के लिए हमें क्या रखना है, y के लिए क्या रखना है, अगर आपने कभी क्वेश्चन करे हो तो कोई बता सकता है मुझे। y के लिए हमें क्या रखना होगा, y के लिए अरे कुछ नहीं रखना, ब्रैकेट में स्टार्ट करो y माइनस टी कर दो, ठीक है, प्लस वही फॉर्मूला उठाना i और g, i प्लस g, ये फॉर्मूला रखा आपने। अब आ जाओ यहां पर, ये इसके बारे में 100 प्लस 0.6 y कितना हमारे पास में नहीं पता, लेकिन t हमारे पास में कितना है 100, t हमारे पास में कितना भैया 100, ठीक है, क्योंकि y तो हमें निकालना है, सिंपल सी बात है, y हमें निकालना है। i हमारे पास में कितना है 100, ठीक है, और g हमारे पास में कितना है 150, कितने हो गए 250 हो गए ना। और इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इनको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी, जल्दी मल्टीप्लाई करो, जल्दी मल्टीप्लाई करो या छोड़ो, इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ये तो आ गई आपकी 250, ठीक है, और एक वैल्यू निकल कर आएगी आपकी -60 और एक आएगी आपकी 100, ठीक है, जहां तक कैलकुलेशन ठीक ही होनी चाहिए मेरी, हाँ -60 बिल्कुल ठीक है, हाँ सॉरी एक चीज और, 100 प्लस ये 0.6y, ये हो गया 0.6y हो गया। समझ में आई वैल्यू, पूरी सारी चीज आपको समझ में आ रही है ना, आ रही है नहीं आ रही, अरे यार दोबारा लिख देता हूँ, लो नहीं आ रही लो, क्या है 100 प्लस 0.6y माइनस 60, -60 तो होगा, पता नहीं है क्या, -60 तो होगा, पॉइंट है 60 हो गया, प्लस 250, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर आपके पास में 1y है, अब इनको आपस में कर दो, कैलकुलेट कर दो जल्दी, यहाँ पर y लगा के चलो आप, ठीक है, कैलकुलेट करो जल्दी, करो 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 भैया करो, आ जाओ। ये जो y है इसको उठा के इधर लिया होगा आप पहले, ठीक है, बट पहले इनको कैलकुलेट कर लो, 40 प्लस 290 50, और ये y हमारा इधर उठ के आ जाएगा, तो -0.6y इक्वल्स टू 290 आ गया। अब देखो यहाँ पर एक y है आपके पास में, पिछले भी मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया तो मेरे पास में बहुत कमेंट आई थी कि 0.4 कैसा आया, कि भैया हमें बताओ 0.4 कैसा है, अभी बताता हूँ 0.4। भाई एक में से अगर 0.6 माइनस करोगे, 0.6 और 0.4 दोनों मिलाकर क्या हो गया आपके 1 है ना, तो एक में से 0.6 माइनस करोगे 0.4y आ गया आपका, आ गया 290 रख दो ऊपर, रख दिया, कुछ नहीं करना, मैथमेटिकल अप्रोच लगानी है, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस अप्लाई करना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, एक एक पॉइंट लिख के चलना आपको, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 4 लगा दो, 0 पर लगा दो, पॉइंट है, पॉइंट हट के ऊपर आ गया, 0 आ गया, ठीक है, आगे ले जाओ, काटा पिटी मचाओ, यहाँ पर काटा पिटी मचाओ, तो आया आ गया आपका 7 चौक 28, एक बचे 4 दूनी 8 और 2 बचे 25, 725 करोड़, या आपकी क्या आ गई इनकम निकल कर आ गई, ठीक है। अलग से हाईलाइट करके दिखाओगे, अलग से इतना सॉल्यूशन कर दिया, फिर अलग से हाईलाइट करके दिखाओगे कि हमारी इनकम कितनी आई 725 करोड़, ठीक है।
पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट होगी, आपने सॉल्यूशन निकाल लिया। तो इसी तरीके सॉल्यूशन निकलता, बिल्कुल भी कुछ नहीं था, मैं बीच बीच में रुक रहा था, क्यों, मैं सिर्फ ये चीजें आपको देख रहा था ताकि सही से समझा पाऊं रुक रुक के, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आइए। लेकिन ये हमारा, अगर हम बोले कि हमने एक कंडीशन फुलफिल करी है, अब दूसरी कंडीशन में अगला एग्जामिनर क्या बोलता है कि बोलता है उपभोग एवं आय के समान स्तर को स्थापित करें, मतलब उपभोग सी और आय ये हमने निकाल लिया, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। लेकिन दूसरा पॉइंट में क्या बोलता है कि निवेश गुणक का मूल्य क्या होगा, निवेश गुणक का मूल्य, निवेश गुणक आपको पता है, नहीं पता ना, आइए मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। आइए निवेश गुणक के बारे में जान लेते हैं हम। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना, अब उसको ये निवेश गुणक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि होता क्या है निवेश गुणक। ठीक है, आप निवेश गुणक यानी मल्टीप्लायर, मैंने पिछली क्लास में बताया था मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो 1/1 माइनस बी, ये बताया था, बताया था नहीं बताया था, सच सच बता दो, बताया था नहीं बताया था, सच सच बता दो भैया। ठीक है, आ जाओ, आ गया। अब मैं आपको बताऊं बी, यहां पर क्या बताया था मैंने, इनकम को डिनोट किया था, पिछली क्लास में देख के आओ कि बी मैंने इनकम को डिनोट किया था। तो हमारे पास में सब कुछ है, हमारे पास में सब कुछ है, कुछ भी नहीं करना हमारा, सॉरी, बी की वैल्यू हमें रखनी है 0.6, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, समझ में आई, बी की वैल्यू हमें 0.6 रखनी है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला है, फिर एमपीसी ले लो या फिर ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला ले लो, इनमें पुट कर दो, 1/1 माइनस बी की वैल्यू क्या है 0.6 आ गई, अपॉन एक में से 0.6 गए, 1/0.4 रहेगी वैल्यू, 0 हटा ऊपर गई। ठीक है, तो इसे आप काटो तो 2.5, तो के आपका मल्टीप्लायर आ गया 2.5। ठीक है, या आपकी आ गई के, अब के भी निकल गया और हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी। अब आगे एग्जामिनर ने क्या बोला, ये बोलते हैं, बोलता है किसकी, सरकारी खर्च यानी जी, क्या सरकारी खर्च यानी जी के बढ़कर, अगर सरकारी खर्च जी बढ़कर, पहले कितना था 150 करोड़, 150 करोड़ अगर बढ़कर 200 करोड़ हो जाए, तब कंजप्शन यानी जो उपभोग है और इनकम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बता दो। कुछ नहीं पड़ेगा, आइए समझते हैं। फॉर्मूला बताओ पहले, तो जल्दी 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 फॉर्मूला बता दो, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अरे यार, आगे प्लस आई प्लस जी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। सी हमारे पास में 100 प्लस 0.6, इसमें इसको y माइनस क्या करेंगे t, y माइनस टी प्लस आई प्लस जी, एक एक पॉइंट आपको बताने हैं सही से। ठीक है, आ जाइए, 100 प्लस 0.6 y माइनस 100, आई तो अपना सेम रहेगा, क्या आई हमारे पास कितना था, भूल गया मैं तो, आइए आई हमारे पास में कितना था 100 करोड़, आई था हमारे पास में 100 करोड़, लेकिन जी हमारे पास में पहले 150 करोड़ था, अब इसको बढ़ाना 50 करोड़ और एक्स्ट्रा करना है, यानी 200 करोड़ कर देना, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो का वो ये सेम, अन्य वाई लगा के चलना, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ वाई लगा के चलना, आ दो 100 प्लस में इसको इधर कर दो 0.6y माइनस 60 प्लस 300, वही सारी चीज अपनानी है आपको ना, यहाँ पर कितने बचे 40, 40 और 340, 340, इसको इधर उठा के लिया तो ये आपका क्या आ गया 0.4y आ गया, y को यहीं रहने दो, 340 अपॉन में 0.4y इक्वल्स टू, लिया आओ, जीरो हटा दो, जीरो लगा दो, तो 3400 अपॉन 4 काट दो, कितना आ गया 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32, दो बचे 850 करोड़, ये आपकी वैल्यू आ गया आंसर।
ठीक है, क्या हमने सही किया है? हम अपने आंसर में देख लेते हैं। यस, 850 करोड़ हमने सही किया है। तो दोस्तों ये है आपका एक बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको तीन चीजें दी होगी। क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर ये सारी चीजें दे दी आपको, ठीक है, CIG आपको दे दिया, y आपको निकालना होगा। उसके अंदर हो सकता है आपको मल्टीप्लायर बोल दे, मल्टीप्लायर मैंने बता दिया कि b की वैल्यू यानी MPC की वैल्यू आपको हमेशा 0.6 रखनी है, ठीक है, ये डिफॉल्ट होती है, डिफॉल्ट होगी, इसको आपको हमेशा रखनी होगी। सी की वैल्यू ऑलरेडी बता दिए कि सी की वैल्यू आपको 100 प्लस 0.6 y ये रखनी होगी, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी सी की वैल्यू बता दी, सिंपल सी बात। और कुछ भी नहीं है, हो सकता है भाई बोले कि जी हमने इस बार इस क्वेश्चन बोला था कि पहले सरकारी खर्च हमने 200 करोड़ कर दिया, हो सके भाई इन्वेस्टमेंट बोल दे कि इन्वेस्टमेंट हमने अगर 400 करोड़ कर दे तो क्या होगा, ठीक है, अब बोल दे कि भाई अगर कंजप्शन में 100 की जगह हम 200 कर दे तो क्या होगा, कुछ भी बोल सकता है, तरीका बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया वो बिल्कुल सेम है, कहीं पर भी कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लेक्चर में मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए हैं, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं सिर्फ दो ही क्वेश्चन रख रहा हूँ बिकॉज दो क्वेश्चन देखो आप कितनी बड़ी वीडियो हुई, लेकिन ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, और गारंटी दे रहा हूँ कि इस बार भी ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, व्यूज चले जाते हैं लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दो यार, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी, ताकि आपके लिए और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा और अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा, ठीक है। शेयर करना मत भूलना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड बाकी जो मैं बीच में रुक रुक के आपको फॉर्मूला बता रहा था, तो प्लीज कुछ भी गलत मत सोचना कि मुझे नहीं आता और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए बात, धीरे 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 पढ़ने से बातें आती है, एकदम से पढ़ा देने से बातें नहीं आती, सिंपल सी बात। थैंक यू सो मच।